की भी बड़ी सी बॉडी है, उस बड़ी सी बॉडी पर हम फोर्स लगाते जा रहे हैं, लेकिन वो बॉडी हिल नहीं रही है, वो बॉडी मूव नहीं हो रही है, तो उसको किसने रोक रखा है? एक फ्रिक्शन ने ही तो रोक रखा है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब फ्रिक्शन ने उसको रोक रखा है, तो जिस फ्रिक्शन ने एक बॉडी को रोक रखा है अपनी पोजीशन पर, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक इज फॉर स्टेशनरी। बॉडी जो है जब रेस्ट में है, वो रेस्ट में है जिस फ्रिक्शन की वजह से, उसको हम बोल देते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद दूसरा फ्रिक्शन आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि मैं धीरे 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 फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ। मैंने 5 न्यूटन फोर्स थी, उसको मैंने बढ़ाकर 8 कर दिया, 10 कर दिया, 12 कर दिया, 15 कर दिया, 20 कर दिया। मैं 20 न्यूटन तक फोर्स लगाता जा रहा हूँ, तब भी बॉडी जो है वो हिलने का नाम नहीं ले रही है। इसका मतलब अभी भी उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, क्योंकि बॉडी इज स्टेशनरी। समझ रहे? फिर क्या हुआ, 20.1 न्यूटन होते ही फोर्स, बॉडी ने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो मेरी लास्ट वैल्यू थी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कितनी थी? 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो 20 न्यूटन ही तो उसको अपोजिटली रोक रही है ना? तो वो जो 20 न्यूटन का फोर्स था, वो मेरी लास्ट लिमिटिंग वैल्यू थी, आखिरी वैल्यू थी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू मूव ऑन, बॉडी जस्ट चलना शुरू कर देती है। तो जिस फ्रिक्शन पर बॉडी जस्ट चलना शुरू कर देती है, उसको मैं बोलता हूं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। कि कितनी वैल्यू ये जो टेबल रखी हुई है, ये कितनी वैल्यू होल्ड कर सकती है, मैं कब तक फोर्स लगाता जाऊं और ये नहीं हिलेगी, वो जो आखिरी वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। इसीलिए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन को, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं एफएस। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम बोलते हैं एफएस। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए मैं एफ एल यूज नहीं करता, मैं एफएस मैक्स बोलता हूँ इसको। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की ही मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल देते हैं। उसके बाद आता है, तीसरा आता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन या डायनामिक फ्रिक्शन। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये तब एग्जिस्ट करता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी लगातार चलती जा रही है, दौड़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्रिक्शन है ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फ्रिक्शन है ही नहीं। मैंने गाड़ी का इंजन ऑफ कर दिया, लेकिन गाड़ी तो अपनी इनर्शिया की वजह से चलती जा रही है, ब्रेक मैं लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कभी ना कभी तो रुकेगी। धीरे 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 स्पीड डाउन होती जा रही है। वो स्पीड डाउन क्यों हो रही है? फ्रिक्शन रोक रहा है ना उसको। तो जब गाड़ी मूव भी कर रही है, तब भी उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। जब गाड़ी मूव भी कर रही है, तब भी उस पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो मूविंग बॉडी पर जो फ्रिक्शन एक्ट करता है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब ही क्या होता है? काइनेटिक का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज चलती जाए, मोशन में जब बॉडी होती है, तब काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये 3 फ्रिक्शन है। अब इन तीनों फ्रिक्शन के लॉज हैं, आप नोट करेंगे। सबसे पहले लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, पहले लिमिटिंग ही करें। दोबारा बोलो। माइनस में क्यों नहीं? अच्छा, फ्रिक्शन तो हमेशा नेगेटिवली होगा, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में होता ही है। तो एफ एस मैक्स क्या, एफ एस क्या, एफ के क्या, सब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो सब नेगेटिव ही होंगे। नोट करें लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसमें 4 लॉज हैं। द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सर्फेसेस इन कॉन्टेक्ट। The limiting friction depends upon the nature of surfaces, depends upon the nature of surfaces in contact and their state of polish, and their state of polish. Second, limiting friction acts tangential to the two surfaces in contact.
limiting friction acts tangential to the tangential to the surfaces in contact and in a direction opposite to the direction of motion of a body, and in a direction opposite to the direction of motion of a body. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी सेकंड लॉ है इसका ये। देखिए लॉज आपको कोई ज्यादा रटने नहीं पड़ेंगे, आसान लॉज हैं, मुश्किल नहीं है। थर्ड देखेंगे, द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द value of limiting friction is independent the value of limiting friction is independent of the area of surfaces in contact area of surfaces in contact so long as the normal reaction remains the same, so long as the normal reaction remains the same। फोर्थ जो इसका लॉ है वो क्या है, limiting friction is directly proportional to the normal reaction limiting friction is directly proportional limiting friction is directly proportional to the normal reaction capital R between the two surfaces, capital R between the two surfaces, between the two surfaces। That is Fs max is directly proportional to R, Fs max is equal to mu s into R, mu s into R, और यहां से mu s क्या हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी, mu s इज इक्वल टू हो जाएगा Fs max अपॉन कैपिटल R, तो mu s इज इक्वल टू limiting friction upon normal reaction, limiting friction upon normal reaction, limiting friction upon normal reaction। यहां नोट करें, यहां नोट करिएगा, mu s is called coefficient of static friction where mu s is called coefficient of static friction, coefficient of static friction। उसके बाद
हम यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी सरफेस है, इस पर जो फोर्स हम लगा रहे हैं ये कैपिटल एफ हो गया। जो पीछे की तरफ फोर्स है जो इसको रोक रहा है फोर्स, दैट इज स्मॉल एफ, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डाउनवर्ड इस पर एक फोर्स लग रहा है दैट इज इट्स वेट, और वेट को बैलेंस करता है नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर। अब आप ये देखिएगा कि मैंने जो इसमें लॉज देखे हैं वो लॉज क्या हैं। तो लॉज में ऐसा है, पहला लॉ देखिए, द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है? लिमिट, जो कि नाम से ही उसके समझ में आ रहा है कि आखिरी लिमिट जहां तक बॉडी रुकी हुई है, हम उस पर लगातार फोर्स लगाते जा रहे हैं कैपिटल एफ, बॉडी जिस आखिरी लिमिट तक रुकी हुई है। दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट एंड देयर स्टेट ऑफ पॉलिश। नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट, ये नीचे वाली सर्फेस है, ये ऊपर वाली सर्फेस है ऑब्जेक्ट की। तो मैं फोर्स लगाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ, लगाता जा रहा हूँ। सोचिएगा मेरे दोनों हाथ पर, मेरे दोनों हाथों पर ऑयल लगा हुआ है, ठीक है, और मैं ऐसे ऐसे करूं तो बड़े आसानी से हाथ दूसरे हाथ के ऊपर फिसल जाएगा। वहीं मैंने क्या करा कि मैंने बहुत ज्यादा इस पर कोई ऐसी चीज लगा ली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गम लगा लिया, ठीक है, और इस पर भी मैंने गम लगा लिया। और गम लगाने के बाद में अब हमारा जो सरफेस है, और थोड़ा बहुत उस पर डस्ट पार्टिकल्स भी लग चुके हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत मिट्टी वगैरह लग गई है, तो इसका मतलब मैंने अपने हाथों के दोनों सरफेसेस को एक्सट्रीमली रफ बना लिया है। तो अब मैं उसको इस तरीके से करूंगा, अगर फोर्स भी लगाऊंगा तो मुझे शायद ऐसे एक दूसरे के ऊपर, एक हाथ पर दूसरा हाथ को स्लाइड होने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि एक फोर्स है जो उसको रोक रही है। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स है हमारी फ्रिक्शन। तो हम ये कहेंगे कि जो नेचर ऑफ सर्फेसेस, सर्फेसेस अगर स्मूथ है तो आराम से फ्रिक्शन, आराम से ट्रेवलिंग हो जाएगी, आराम से मोशन हो जाएगा। सर्फेसेस अगर रफ है तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। फर्श जो बहुत ज्यादा चिकना होता है, जिस पर लेटेस्टली, मतलब बिल्कुल अभी लेटेस्ट अभी अभी पॉलिश हुई है, उस पर हम चलते भी थोड़ा संभल कर हैं। शूज जो हैं, शूज जो पुराने हो जाते हैं तो उनका जो सोल है वो नीचे से घिस जाता है। तो क्या हो जाता है, वो भी सरफेस स्मूथ हो गई नीचे सोल की, और फर्श की सरफेस भी स्मूथ है। तो हमें चलने में हमारा पाँव फिसलता है, हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो पहला लॉ तो ये है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सर्फेसेस पर और देयर स्टेट ऑफ पॉलिश, कि कितनी पॉलिश्ड सरफेस है उस पर डिपेंड करेगा। मैं फर्श पर दौड़ने में प्रॉब्लम होगी, मेरे को फर्श पर मुझे दौड़ने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो रफ सरफेस है, जो ग्राउंड है, उस पर दौड़ने में मुझे आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि वहां की सरफेस जो कांटेक्ट में आती है वो रफ है। Limiting friction acts tangential to the surfaces in contact and in a direction opposite to the direction of motion of a body. जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये टेंजेंशियल एक्ट करेगा टू द सर्फेसेस इन कांटेक्ट। तो टेंजेंशियल का मतलब क्या है? कि उससे चिपक कर जाने वाला, है ना। तो ये जो सर्फेसेस इन कांटेक्ट है, ये वाला जो है, यहीं पर तो हमारा ये फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, जहां पर सर्फेसेस इन कांटेक्ट है। तो टेंजेंशियल मतलब क्या है? कि उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर क्या होगा? नॉर्मल डायरेक्शन में, ठीक है। The value of limiting friction is independent of the area of surfaces in contact so long as the normal reaction remains the same. अगर हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, नॉर्मल रिएक्शन में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, तो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम किस चीज में नहीं है? कि जो हमारा एरिया है वो एरिया कितना भी बड़ा हो, मेरे को एक छोटा सा ब्लॉक अगर खिसकाना हो तो उस छोटे से ब्लॉक का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो कम होगा। मैं एक बहुत बड़ा बॉक्स जो है उसको खिसका रहा हूँ किसी भी सरफेस पर रखकर, तो उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। फ्रिक्शन की वैल्यू एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट की वजह से ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है, इट रिमेंस द सेम, ठीक है। एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट लॉ किसमें? हाँ, फर्स्ट लॉ की जरूरत पड़ती है हमको। हाँ हाँ हाँ, जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखिएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है ये हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं बोल देता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एफ एस मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, जिसने इसको बैलेंस कर रखा है। तो एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है यहाँ। तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो के ले सकते हो आप। क्या है कि दो अलग अलग तरीके के फ्रिक्शन हो गए।
तो एक को म्यूएस बोल दिया, एक को आगे म्यू के बोल देंगे, ठीक है। तो वही है, बताइए जी, क्लियर है? हाँ चले आगे। चलिए अब अगले लॉस देखते हैं हम। नेक्स्ट है, 4 लॉज इसके होंगे। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, पहला है काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। opposes the kinetic friction opposes the relative motion and has a constant value depending on the nature of the two surfaces in contact. Depending on the nature of the two surfaces in contact. सेकंड लॉ देखेंगे, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, या सीधा सीधा एफ के बोलिए, एफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एफ के इज इंडिपेंडेंट of the Fk is independent of the area of contact so long as the normal reaction remains the same. So long as the normal reaction remains the same. Third law है, Fk does not depend on velocity. Comma, provided Fk does not depend upon the velocity, comma, provided the velocity is neither too large, provided the velocity is neither too large nor too small, is neither too large nor too small, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा लॉ था, तीसरे लॉ के बाद में चौथा लॉ, फोर्थ है, Fk is directly proportional to the normal reaction capital R between the two surfaces. Fk is directly proportional to the normal reaction capital R between the two surfaces. कैपिटल आर, क्या कह रहे हो? बताता हूँ अभी। बिटवीन द टू सर्फेसेस, नॉर्मल रिएक्शन अभी बता रहा हूँ मैं। जैसे हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर ग्राउंड पर रखा हुआ है और यहाँ पर इसका वेट जो है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ये और नीचे चला जाना चाहिए,
वेट जब नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लग रहा है ये नीचे की तरफ। तो अगर मान लीजिए कोई भी चीज ऐसी आती है, मान लो एक कोई पतली सी चादर है, वो हवा में लटकी हुई है, ठीक है, मैं चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ, मैं उस चादर में टकराता हूँ तो क्या मैं रुक जाऊंगा? मैं उस चादर को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा। ठीक है, दिस डिपेंड्स ऑन कि मेरी फोर्स कितनी है, मैं कितनी फोर्स के साथ जा रहा हूँ। एक मोटी चादर है, वो ऊपर लगी हुई है, कहीं फिक्स है, सीलिंग में फिक्स है, मैं चलता जा रहा हूँ चलता जा रहा हूँ, क्या वो मेरा रास्ता रोकेगी? अगर वो रोकेगी और मेरी फोर्स बहुत ज्यादा है तो वो फट जाएगी चादर, तो मैं फिर भी चलता चला जाऊंगा। तो कोई भी चीज अगर वो हमारे रास्ते में आती है, तो इट डिपेंड्स ऑन अवर फोर्स, कि हमारी फोर्स अगर ज्यादा है तो हम उसको मतलब डिस्ट्रॉय करते हुए हम आगे पहुंच जाएंगे। उसी तरीके से नीचे ग्राउंड आ गया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा, है ना, ऊपर से नीचे गिरा तो इसको ग्राउंड ने रोक लिया। इसका मतलब क्या है कि जब ये ग्राउंड पर एक फोर्स लगा रहा है तो ग्राउंड भी तो इस पर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा है, उसी की वजह से तो ये रुक गया यहाँ पर, नहीं तो ये नहीं रुकता। नहीं तो ये ग्राउंड को भी अंदर पुश करता हुआ अंदर चला जाता, और कहाँ तक जाता? अर्थ के सेंटर तक, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ के सेंटर तक काम करती है। समझ गए मेरी बात? ठीक। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये वो फोर्स है जो अर्थ यानी कि ग्राउंड इस पर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। ठीक है ना? तो वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन इस केस में। बताइए जी, सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। हाँ, अब आपको ये बता देता हूँ कि ये जो चार लॉज हैं, ये चार लॉज लगभग लगभग वैसे ही हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पहला पहला डिफरेंस तो दिमाग में आप ये बिठा लीजिए कि मैं काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉज की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरी बॉडी जो है वो मोशन में है। बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। कौन सी नई बात हो गई? रिलेटिव मोशन का तो अपोज करता ही है फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट कब करेगा? जब बॉडी मोशन में होगी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। मोशन को रिलेटिव मोशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर कोई बॉडी है, अगर मान लीजिए अम, अगर मान लीजिए एक कार चल रही है, बराबर में दूसरी कार चल रही है, ठीक है, एक कार चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसके बराबर में दूसरी कार भी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है। तो एक दूसरे के रिलेशन में अगर देखा जाए, कार ए और कार बी आपस में अगर हम रिलेटिव मोशन देखें तो दोनों की वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। जीरो है, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। ठीक है, दो कार चल रही हैं बराबर बराबर में, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्पीड से चल रही हैं। ठीक, दोनों की खिड़की खुली हुई है, आप बॉल ऐसे फेंकेंगे तो बॉल आराम से उस कार के अंदर चली जाएगी। सोचोगे उस वाली कार की स्पीड ज्यादा है तो आप फेंकोगे अगली खिड़की में और लगेगी पिछली खिड़की में, क्योंकि इतनी देर में वो जरा सी आगे निकल गई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड है, ग्राउंड तो रेस्ट में है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड भी रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ भी अपनी एक्सिस के चारों तरफ लगातार रोटेट करती रहती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है अर्थ का। तो अर्थ इतना धीरे धीरे रोटेट करती है, इतना धीरे धीरे रोटेट करती है कि हमें वो रोटेशन का पता नहीं चलता। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ जो है वो रेस्ट में है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मोशन हो रहा है किसी भी कार का, किसी भी व्हीकल का, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में जो मोशन होता है उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं। वही जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो दो कार्स चल रही हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो वो मैं खड़ा हुआ हूँ रेस्ट में, तो मेरे रिस्पेक्ट में उनकी स्पीड 40 ही है दोनों की, लेकिन आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी स्पीड जो है वो जीरो है। भाई तुम 40 पर चल रहे हो तो कौन सा नई बात है, मैं भी 40 पर ही चल रहा हूँ, तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो वेलोसिटी पर है, रेस्ट में है एक तरह से। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा आप, रिलेटिव मोशन का मतलब तो ये हो गया। तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन भी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, अपोज करने के साथ साथ वो भी नेचर ऑफ सर्फेसेस इन कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, जो सर्फेसेस कांटेक्ट में उनका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड है एफ के, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स द सेम। ये बिल्कुल आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह ही है, कि जब तक आपका नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो वो एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड है एफ के डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी प्रोवाइडेड द वेलोसिटी इज नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा है ना, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वेलोसिटी बहुत ही कम है। तो जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है उससे एफ के का कोई लेना देना नहीं होता, उस पर डिपेंड करता ही नहीं। और जो चौथा है वो बिल्कुल वही है लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला, कि एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर।
So Fk is directly proportional to R. Fk is equal to mu k into R. So mu k is equal to Fk upon R. Fk upon R. Where mu k is coefficient of kinetic friction. Where mu k is coefficient of kinetic friction. Mu k is less than mu s. ये जो mu k है और ये जो mu s है, इनकी यूनिट क्या होती है? यूनिट बताएंगे इनकी यूनिट क्या होती है, म्यू के की और म्यू एस की यूनिट? यूनिट पूछ रहा हूँ, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट तो होती है ना हर चीज की कुछ ना कुछ। तो सोच के बताओ ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जैसे ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या है? फोर्स है। और ये जो नीचे है नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है? ये भी तो फोर्स है। तो इसको सोचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाई ऊपर भी न्यूटन, नीचे भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, कोई यूनिट नहीं होती। ये एक रेशो है, समझ गए? भाई आप एक फोर्स को दूसरी फोर्स से डिवाइड कर रहे हो, हाँ, यूनिट होगी ही नहीं कुछ। यूनिटलेस, यूनिटलेस है ये, इसीलिए इसकी ऐसा यूनिट हमने बताई नहीं। समझ गए कि नहीं? भाई जैसे आप एक बात बताओ, जैसे हमारे पास ये होता है मोमेंटम, हमने मोमेंटम करा था ना अभी। तो मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मैंने यही तो बताया था, मोमेंटम की यूनिट यही तो होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और कोई नई यूनिट तो नहीं बताई थी इसकी। ठीक है, तो जब यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है तो यूनिट डिवाइड भी होंगी। ठीक है, अब ये क्या है? ये भी फोर्स है, ये क्या है? ये भी फोर्स है। फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स यानी कि न्यूटन से न्यूटन कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स जो है वो डिवाइड भी होंगी, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स मल्टीप्लाई भी होंगी, और जब हम ऐड करेंगे तो ऐड हम तभी कर सकते हैं दो टर्म्स को जब दोनों की यूनिट सेम होगी, और रिजल्ट भी फिर सेम यूनिट का ही आएगा। समझ गए? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। The angle of friction may be defined as the angle which the resultant of the limiting friction, defined as the angle which the resultant of the limiting friction and the normal reaction, resultant of the limiting friction and the normal reaction
The angle of friction may be defined as the angle which the resultant of the limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction. Makes with the normal reaction. एक डायग्राम बनाइए. एक सरफेस ले ली, सरफेस के ऊपर ये एक मास रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ऑब्जेक्ट का ये सेंटर हो गया. हमने यहाँ पर फोर्स लगाई, उस फोर्स को मैंने बोल दिया P. और अब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है. ठीक है, या आप समझिए कि ऑब्जेक्ट ने जस्ट चलना शुरू करा है. ऑब्जेक्ट ने रेस्ट में था लेकिन जस्ट चलना शुरू करा है. जो P है इसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए अप्लाइड फोर्स. ठीक है, क्योंकि एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल की बात कर रहे हैं तो यानी कि अब ये थोड़ा सा चलना शुरू करेगा, तो इसने जस्ट अभी चलना शुरू करा है. तो उस केस में जो फ्रिक्शन होता है दैट फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी कि एफ एस मैक्स. ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि एफ एस मैक्स होता है. अब एक इसका वेट होगा नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ. अब क्या करें, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो एफ एस मैक्स है, बॉडी ने चलना शुरू कर दिया. नॉर्मल रिएक्शन और एफ एस मैक्स का मैं रिजल्टेंट बनाना चाहता हूँ. रिजल्टेंट क्या है भाई, दोनों की डायरेक्शन है ना, दोनों की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ. मैं जब इसका रिजल्टेंट बनाऊंगा तो इसका रिजल्टेंट ऐसे बनेगा कि इस वाले वेक्टर से, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इस वाले वेक्टर से इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, और इस वाले वेक्टर से इस वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे. ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो गई. इसी को कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. एडिशन से ही तो रिजल्टेंट निकलता है. तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, इनिशियल पॉइंट हमारा. तो यहां से मैंने ओरिजिन को, ये जो इनिशियल पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिया. ठीक है, तो ये जो बना इसको मैं बोलूंगा रिजल्टेंट ऑफ. यहां पर लिखने की जगह नहीं है तो इसको मैं ऐसे नीचे लिख रहा हूं, रिजल्टेंट ऑफ एफ एस मैक्स. रिजल्टेंट ऑफ एफ एस मैक्स यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है. क्या दे रखा है, एंगल क्या होता है, देखिएगा. द एंगल ऑफ फ्रिक्शन मे बी डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. समझ गए कि नहीं? ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो अब हम ये कहेंगे देयर फोर टेन थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर ना आप नंबरिंग इसकी नेमिंग कर दीजिए. ये इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए ए, इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए बी, और इसको बोल दीजिए सी. एबीसी हमने बोल दिया. तो tan थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू, ये तो 90 डिग्री का एंगल बन गया. तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी और बेस क्या है ओबी. बीसी अपॉन ओबी. तो tan थीटा इज इक्वल टू, बीसी क्या है, ये एफ एस मैक्स ही तो है बीसी, तो एफ एस मैक्स हो गया अपॉन ओबी क्या है, ओ बी, ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन. एफ एस मैक्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन. ये एफ एस मैक्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन कुछ होता है क्या?
ये एफ के अपॉन आर जैसे म्यू के था तो एफ एस मैक्स अपॉन म्यू एस होता है ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। तो ये जो tan थीटा है ये क्या है, साइन थीटा, tan थीटा, cos थीटा, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये भी तो एक रेशो के ही इक्वल है। म्यू एस क्या है, म्यू एस भी तो रेशो है, उसकी कोई यूनिट तो नहीं होती। भाई फ्रिक्शन को आप डिवाइड कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन से तो उसकी कोई यूनिट तो होती नहीं, तो ये भी एक रेशो है, ये भी एक रेशो। रेशो कैन बी इक्वल टू रेशो। tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस। आप लिखें 10, हाँ जरूरत ही नहीं, या करना चाहो कर लो, वो भी ठीक है, कोई गलती उसमें भी नहीं है। ठीक है, नोट करेंगे। इसमें आप नोट करें, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 thus coefficient of static friction is equal to the tangent of angle of friction। ये टेंजेंट क्या होता है जानते हैं ना, टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म ही tan होती है। चलिए जी, ये तो हमारा हुआ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन सभी को क्लियर है, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यस क्लियर है। यस सर। ठीक है, पार्थ बताओ। अगला नोट करें बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, इसमें लिखें इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन it is the minimum angle that an inclined plane it is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal पेन है एक्स्ट्रा किसी के पास, पेन है, पेन चाहिए, चल रहा है, चल रहा है तो ठीक है। It is the minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal when a body placed on it just begins to slide down। When a body placed on it just begins, हाँ करेगा ना, करेगा, उस पर भी डिपेंड करेगा। देखिए जहां पर भी सरफेस डिपेंडेंसी की बात आ जाती है ना, तो सरफेस डिपेंडेंसी का सारा काम जो है वो ये म्यू कर देता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो यहाँ पर भी वो सरफेस पर डिपेंड कर रहा था तो वो काम कर दिया म्यू एस ने। ठीक है, तो उसको वो जो भी सरफेस डिपेंडेंसी की बात है वो सब ये झेल लेता है। ठीक है, चलिए जी, अब एंगल ऑफ रिपोज जो है इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। ठीक, तो डायग्राम बनाते हैं तो समझ में आएगा इसको कि कौन सा एंगल होता है ये एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, एक ना इंक्लाइंड प्लेन है कोई भी, ऐसे ज्यादा हो गया और ऐसे,
इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन पर कोई ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई भी मास रखा हुआ है ऐसे। अब आप ये देखिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो मास है, वो ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ हो, इंक्लाइंड रखा हुआ हो, किसी भी तरीके से रखा हुआ हो, मास हमेशा नीचे की तरफ ही एक्ट करेगा। ठीक है। तो जो इसका मास है वो जब नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेट। वेट क्या होता है? एम इंटू जी। तो एम जी तो हो गया नीचे की तरफ ऐसे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एम जी तो हो गया नीचे की तरफ, उसके अलावा जो रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। कैसे? ऐसे। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको बैलेंस करने वाली कोई ये वाली ऐसी भी तो फोर्स होनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि भाई ये जो एम जी है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो और यहाँ एक एंगल बना लो, इस एंगल को बोल दो बेटा फाई। फाई क्या होता है? ये जीरो बनाकर और बीच में से ऐसे काट दो उसको, ये फाई होता है। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि अगर ये फाई है, अगर ये एंगल फाई है, तो एम जी इसके साथ में जो जो साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? कॉस या साइन? कॉस होता है। तो ये हो गया एम जी कॉस फाई। तो इधर वाला जो कंपोनेंट है ये क्या होगा? एम जी साइन फाई। जो इसके परपेंडिकुलर है ये हो गया एम जी साइन फाई। इसका मतलब क्या है कि ये एम जी साइन फाई फोर्स से ये स्लाइड डाउन कर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है ये, है ना। और ये बोला इन्होंने कि इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। इसने बस स्लाइड डाउन करना शुरू करा, यानी कि जस्ट इसने चलना शुरू करा है। तो जब बॉडी जस्ट चलना शुरू करती है तो उस इंस्टेंट पर जो फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, यानी कि एफ एस मैक्स। ठीक है। और एफ एस मैक्स कहाँ लगेगा? एफ एस मैक्स लगेगा बेटा पीछे की तरफ। तो आप यहाँ दिखा दो इसको या यहाँ दिखा दो, सरफेस पर दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एस मैक्स, तो एफ एस मैक्स पीछे की तरफ लग गया। ये बता दीजिए ये डायग्राम सभी को क्लियर है कि नहीं? सभी को क्लियर है? अब समझते हैं कि ये एंगल ऑफ रिपोज है क्या। ये एंगल ऑफ रिपोज क्या है? इट इज द मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको क्या नाम दे? समझना, जरा ध्यान से समझना। मैं नोट करके एक चीज लिखवाऊंगा, शायद पहले भी लिखवाई है, नहीं लिखवाई है तो नोट कर लें। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स is the same as the angle between their perpendiculars। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। करवाया था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा एक्चुअली। ये फिजिक्स में इसका यूज होता है, 11th में भी 12th में भी, तो हो सकता है 12th वालों को कराओ या कराया हो या तुम्हें, इसलिए दोबारा बता दिया। तो आप ये देखिएगा कि एंगल ऑफ रिपोज तो बिल्कुल सिंपल है ना, कि जब कोई इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी रखी होती है और वो जस्ट स्लाइड डाउन करना शुरू होती है, तो वो जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाता है, यानी कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। अब फंडा क्या है कि आप ये देखिए, ये जो एंगल फाई बन रहा है, ये फाई किसके बीच में बन रहा है? इस एम जी के और इस एम जी कॉस फाई के, मतलब इन दोनों के बीच में ये एंगल फाई बन रहा है। तो ये जो एम जी कॉस फाई है, इसके परपेंडिकुलर कौन सा वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर है? ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है। और ये जो एम जी है, ये एम जी ऐसे है, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी? ये हॉरिजॉन्टल। भाई ये एम जी इस तरीके से है, तो अगर इसको मैं नीचे खींचूं तो इस पर परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल ही तो होगी। तो एम जी पर परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल है, एम जी कॉस फाई पर परपेंडिकुलर ये इंक्लाइंड प्लेन है। तो जब इन दोनों के बीच में एंगल फाई है तो इन दोनों के बीच में भी एंगल फाई ही होगा। दो लाइंस के बीच में जो एंगल बनता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल बनता है। समझ गए?
ठीक है, ये 10th का कॉन्सेप्ट है, आईसीएससी बोर्ड में दे रखा है, सीबीएसई बोर्ड में हुआ करता था 2017 तक, उन्होंने ये हटा दिया, कोर्स में से हटा दिया, तो इसलिए 11th में हमें ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज, ये फाई है। दोबारा बता देता हूँ कि एमजी पर, एमजी एक स्ट्रेट लाइन समझिए कि एमजी जो एक स्ट्रेट लाइन है उस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये हॉरिजॉन्टल। एमजी कॉस फाई जो स्ट्रेट लाइन है उस पर परपेंडिकुलर क्या है, ये एमजी साइन फाई। ठीक है, तो एमजी साइन फाई किसके अलोंग है, इस इंक्लाइंड प्लेन के। ये एमजी के परपेंडिकुलर कौन है, ये वाली लाइन, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गई, और ये वाली लाइन एमजी के परपेंडिकुलर हो गई, इन दोनों के बीच में एंगल फाई, तो ये भी फाई, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ठीक है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश करी है मैंने, ये फाई तो हमने ऐसे ही अज्यूम कर लिया था कोई भी एंगल। जो एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन है वो ये है कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब कोई बॉडी स्लाइड डाउन करना शुरू करती है तो उस इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनने वाले एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। तो ये वाला जो एंगल हमने लिया था यही एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो फाई ही हमारा एंगल ऑफ रिपोज होता है। ठीक है, ये करने के बाद में आप लिखें as can be clearly understood from the figure, as can be clearly understood from the figure, as can be clearly understood from the figure, ये एफ एस मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी साइन फाई के। ठीक है, हम बोल देते हैं एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन फाई। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ना बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग डाउन, इसने जस्ट चलना शुरू करा है। तो वैसे तो एम जी साइन फाई जो है वो एफ एस मैक्स से ज्यादा हो गया तभी चल रहा है, लेकिन हमने कहा कि जस्ट उसने चलना स्टार्ट करा है, इसलिए एफ एस मैक्स इज इक्वल टू एम जी साइन फाई। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स है जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, और आप मेरा पर्पस समझ गए होंगे मैंने करा क्यों है ये। दोनों को डिवाइड कर दूं, एम जी से एम जी कट जाएगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या हो जाएगा, tan फाई, और ये हो जाएगा एफ एस मैक्स अपॉन आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। यहां पर हम क्या बोलेंगे, डिवाइड 1/2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो, एफ एस मैक्स अपॉन आर। बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, बताइए। यस सर। ठीक है, एम जी साइन फाई अपॉन एम जी कॉस फाई, एम जी से एम जी कट गया, साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या होता है, tan फाई, एफ एस मैक्स अपॉन आर क्या होता है, म्यू एस। ठीक है, 10 थीटा इज इक्वल टू फाई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा इक्वल होते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की ही वैल्यू किसके इक्वल है, म्यू एस की, म्यू एस के इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। सभी को क्लियर है बेटा, बता दीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बता दें। यस सर। ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं। और एक चीज आपसे और पूछ रहा हूँ मैं कि अगर कल आपकी फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ तो अगर सैटरडे आपका अगर ऑफ है, ऑफ है, सभी का ऑफ है स्कूल का, सुबह रख लूँ 11 या 12 बजे के आसपास, 12, 1 बजे रख लूँ क्लास, 1 से 2 चलेगा। हाँ भैया आप बता दीजिए ऑनलाइन वाले, आस्था, पार्थ, यश, कोई और क्लास तो नहीं है 1 बजे? नहीं सर, हम नहीं है, चलिए मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। चार बच्चे आज अभी है नहीं आज क्लास में, तो मैं एक बार उनसे कंफर्म करके और फिर मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, मतलब कुल मिलाकर 1 से पहले नहीं रखना। चलिए जी, ओके।